नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। और मेरे साथ आज हमारे घर पे पंडित मोहन सिंह रावत जी आए हैं, संतोष हैं, भट्ट जी हैं। पंडित मोहन सिंह रावत जी पौड़ी से आए हैं। और हम जो पहाड़ के लोग हैं, अक्सर हम लोगों को एक अफसोस रहता है, एक मलाल रहता है, एक शिकायत रहती है कि हमारे पास अवसर नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, रोज़गार नहीं है, मौके नहीं हैं। लेकिन पंडित मोहन सिंह रावत जी ने उसी पहाड़ में रह के अपने लिए ऐसे मौके बनाए और वहाँ ऐसा सृजन किया कि दुनिया इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो संसार है वो इनके सृजन के आगे नतमस्तक है। पंडित मोहन सिंह रावत, जैसे अभी आपने सुना, वैसे तो बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े संगीत सम्मेलनों में उन्होंने संतूर परफॉर्म किया है, बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म किया है। लेकिन इस बीच जो इन्होंने संतूर से इतर जो उन्होंने काम किया है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत को जो उन्होंने चौंकाया है, वो उन्होंने एक इन्वेंशन किया है, एक आविष्कार किया है। वो आविष्कार है एक बैंजो, जो एक साधारण सा साज है, साधारण सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका वाली में बजता है, कई बार गानों में, फिल्मी गानों में बजता है। उसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में के लायक बनाया है। मतलब ये सरल भाषा में समझिए कि जैसे कोई गली का क्रिकेटर होता है, उसे तराश कर कोई इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बना दे, सितारा बना दे, तो उस तरह का काम हुआ है। और ऐसे बहुत कम काम, बहुत चुनिंदा लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में काम किया है। और हमारा ये जो काम, ये जो सृजन है पंडित मोहन सिंह रावत जी का, इसको भारत सरकार से मान्यता मिली है। कई दौर की जो प्रोसेस है, कई प्रक्रिया है, कई शास्त्रार्थ है, कई चीजें हुई हैं, तब जाकर भारत सरकार ने और बहुत विद्वानों ने माना कि हाँ, ये बहुत अद्भुत काम हुआ है। तो पंडित मोहन सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे घर पे आए, आपने यहाँ पे कुछ संगीत के जो जिज्ञासु लोग हैं उनके सामने परफॉर्म किया। बड़ा अच्छा लगा हमें। बरसों के बाद आपके साथ इस तरह की बैठकी हुई है। मैं ये समझना चाह रहा था, ये जो आपने क्लासिकल बैंजो, इसे नाम दिया है, क्लासिकल बैंजो बनाया है, इस इन्वेंशन के बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे संभव हुआ। पहले तो ये कि आपने बैंजो को में ऐसी क्या देखा कि आप इसको इस तरह का साज बनाने का आपने सोचा, क्या आपने इसमें देखा है? सर, ये मैं थोड़ा सा अपने सांगीतिक वातावरण के बारे में बताऊँ आपको जी। कि एक तो संगीत का जो मेरे अंदर जो उद्भव हुआ, वो घर में फादर को थोड़ा सा शौकियत से तबले का ज्ञान था, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। लय सुर का वहाँ से मुझे जो भी एक जानकारी थी वो घर से मिली। फिर उसकी एक औपचारिक शिक्षा मैंने अपने गुरुओं से ली। और उसके बाद करने के बाद जब मैं गायन में और तन अंगी जितनी भी चीज़ें होती है, सितार, गिटार, जो भी इंस्ट्रूमेंट, ये भी शौक था साथ साथ में, इसको साथ साथ में करता चला गया मैं। और जब मुझे लगा कि मैं राग ये सब समझने लगा हूँ सब, तो एक दौर ऐसा आता है कि जब आदमी कुछ चीज़ें फॉलो करता है, फॉलो करने के बाद ये भी चाहता है कुछ क्रिएटिव कुछ वर्क करूँ। अच्छा, वो एकदम से एक्सीडेंटली वो आया मेरे साथ में, सोच के नहीं आया। एक कोई, मैं बता रहा था तुमको, कल रात जो है वो कुसुम जो है वो मेरे घर पे लाई, वो बैंजो एक तो बजाता था पहले से, वो था बुलबुल तरंग जिसे कहते हैं, इसको बजाता था पहले मैं। लेकिन साथ साथ में मेरा विचार ये आया कि इसमें जो है बड़ा एक सुंदर एक उपादान इसने दिया है। ये लेफ्ट हैंड से बज रहा है, इधर से जो है, ये सारे साज होते ही हैं, इसका भी एक स्टाइल है। और ऐसा साज दिखा नहीं मुझे कोई कि इधर से तार वाला वाद्य हो, इधर से उसमें कीज उसमें हो। तो बजाते बजाते, क्योंकि पृष्ठभूमि मेरी रागों की थी, तो मैं बजाना चाहता था। मतलब फोक ट्यून इसकी तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। साजों की तकनीक कैसी है, उसमें कैसा निकल रहा, क्या इसमें संभावना क्या क्या है, इस चीज़ ने मुझे इसकी इस तरफ जाने के लिए जो है तैयार कर दिया मुझे। और राग था, ताल था, कंपोजिशन थी, सब थी। बजाते बजाते क्या हुआ कि जब मैं देखने लगा कि यार इधर एक
दाहिनी तरफ से तार है, बाईं तरफ से छेड़ने का। इसमें ऐसा क्या किया जाए, लोग बड़े ही मतलब एक लेफ्ट हैंडली साज को लेते हैं और कहीं बजा लेते हैं उसे। हालांकि अब वो साज जो है थोड़ा सा उन्नत स्थिति में आया है, लेकिन फिर भी उसमें फोक ट्यून और सूफी और ये लोग कव्वाल में प्रयोग होता है। लेकिन बस एक पीड़ा थी कि इसमें ये राग कैसे बजे, ये इस नेचर का साज जैसे ये संतूर है, ये भी ऐसा ही है। इसमें आखिर क्या वजह है, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या है जो इतने ऊपर चला गया, इसमें क्या नहीं है, इस चीज़ ने वहाँ से प्रयोग धर्मिता शुरू मेरी हो गई। अच्छा। और उसके बाद साज के बनावट से लेकर के ये कितनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, तारों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बटन कीज कितने होने चाहिए, नीचे स्टोन कितने होने चाहिए, छेड़ के सारे जो होते हैं जो शास्त्रीय संगीत में जो इसके लायक मैं बना रहा, क्योंकि मैं बता रहा था आपको मेरी प्रेफरेंस जो है, जैसे सरोद में बजाता हूँ या संतूर बजाता हूँ या इसराज बजाता हूँ या बांसुरी, जितने साज थे ना, इसमें जैसे रागों के लिए कंप्लीटनेस है कि ये राग पूरा दिख रहा है, इस साज में नहीं था ऐसे। तो मैं ऐसा बनाना चाहता था जैसे कि आम आदमी छेड़ने से पहले ये सोचे कि ये कैसे बजता है, इसकी तकनीकी ओर। तो मैं उसका फिर करना शुरू हो गया फिर, और धीरे धीरे 26-27 साल के बाद धीरे धीरे मैं आज क्या देखता हूँ कि इसमें कुछ बजने लगा है। ये मेरी विकास यात्रा है। अच्छा, तो ये जो 26-27 साल की आपकी यात्रा है इस साज के पीछे, कभी आपको लगा यार ये यार नहीं हो पा रहा है, उस तरह का नहीं जा रहा है ये, या ऐसा लगा कि अब कहीं पर ऐसा मौका भी आया कि यार नहीं यार ये, या आपको लगा नहीं यार इसमें बहुत है, संभावनाएं बहुत हैं, या कभी लगा कि नहीं यार ये नहीं है उस लायक, ऐसा भी कोई मौका है? ये शुरुआत में आया था मेरे अंदर में कि यार ये साज जो है पता नहीं ये क्योंकि इधर ये लेफ्ट में जो है ये बज रहा है ये, तो लोग आसानी से ये सोचेंगे कि यार स्वर निकाल तो नहीं रहे, दबाई तो रहे, स्वर आ रहा है ये। तो जो एफर्ट्स जो है सितार में निकालने में आता है, जो एफर्ट्स सारंगी में निकालने में आता है, लोग ये चाहते हैं ना कि उसका जो सा निकले, रे निकले, गा निकले, उसमें कुछ साइंटिफिक कुछ बात हो। इस साज में क्या था कि इधर से प्लेक्टम करो और इधर से छेड़ो। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ एक बात कि सिर्फ जो उसका जो मेन तार है, जिसमें वो नाइकी का जो तार है, जिसमें सारा बाज हमको बजना है, इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भी इतना साल लग गया मेरा। हाँ। कि कभी मैं बाज का तार बजाऊं, कभी बाज के तार में 28 नंबर, 29, 30, कभी उसको स्टेनलेस स्टील का लगाऊं, कभी जर्मनी लगाऊं, कभी अमेरिकन लगाऊं, सब तार प्रयोग करते गया। और इतना कूड़ा, इतना ढेर हो गया तारों का, उसके बाद परेशान हो जाता था यार ये साउंड क्या चाहिए, मुझे पता नहीं है क्या चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है यार कि ये आवाज नहीं है, अभी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तोड़े तार, वो भी सब हटाया। फिर उसकी लंबाई, पहले जो है साज जो है थोड़ा सा साइज में छोटा था ऐसे। अच्छा। तो जब साइज छोटा होता है तो वो स्वर प्राप्त करना आसान हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे साज बड़ा होता है तो तार या तो टूटने की स्थिति में होता है, या उसमें वो बात वो उस तार वो ओपननेस वो नहीं आती है उसमें। तो मैंने एक प्रयोग करना शुरू कर दिया कि तार मंगवाना। कलकत्ता से ही मेरे सामने अर्शद जी बैठे हैं, ये मेरी बड़ी हेल्प करते थे समझ में, तार मंगाना, ये करना सारी चीज़ें। और मैं सुनाने के बारे में इनको भी सुनाता, संतोष जी को सुनाता, ये सुनते थे, ये भी कहते थे कि यार इसमें कुछ बात आने लगी है ना। तो मैं एक एक करके कि सुनो यार पहले इसमें जो है मैंने सितार अंग करने के लिए कि उसमें तार का जो गेज बदला, एक दिन मुझे लगा कि यार आने लगी वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ, मतलब उसका गाना बजाना ऐसे लगा मुझे कि मैं ये नहीं बजाता, मैं बैंजो बजाता हूँ, ये मुझे लगने लगा, है ना, ये लगने लगा कि ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मैंने देखा इसमें, वो आने लगा वो चीज, जानकारी सारी थी मेरी, लेकिन वो धीरे धीरे प्रयोग करते मुझे वो सफलता मिल गई थी उसमें कि अभी है। तो अभी तो ये साज आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी किस प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, मतलब कि पब्लिक स्टेजेस पे लाने के लिए अभी किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? देखो ऐसा है कि मैंने अभी तक जो है इसके जो फीडबैक मैंने प्राप्त किए हैं, लोगों में कान के द्वारा तो साथ पहुंचा है। अच्छा। बहुत लोगों के द्वारा, और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि ये साज, अब राकेश चौरासिया जो हैं, उन्होंने जब पहली बार सुना तो वो कहने लगे मैंने आज तक नहीं सुना ये साज, ऐसी आवाज़ बेंजो की। हाँ कि बेंजो जब पहली नजर में कोई कहता है बेंजो तो आदमी कहता है अरे वही वाला साज। लेकिन इसको बजाने के लिए ये बड़ी इजीली नहीं बजाया जाएगा। इसमें अंदर जो है, यदि अंदर संगीत का दिव्य भाव नहीं है, वो सोच के इसकी ट्रोल क्वालिटी ना निकाली जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से बच सकता है। तो ये आज भी महसूस करता हूँ इस चीज़ में कि कुछ ना कुछ होता रहा, उस प्रकार का काम है, टेंटेटिव टाइप का वर्क है ये। ऐसा नहीं है कि आप बजा रहे हैं फिर निकल गया, आता रहता है तो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक स्थापित कर चुका हूँ इस साज को कि इसमें मैं गते बजाऊँ, इसमें तान तोड़ा तिहाइयाँ कैसे लगेगा क्या लगेगा, सब देखने के बाद मैं इस नतीजे में पहुँचा कि जैसे और साज है उससे भी ये बेहतर काम कर सकता है।
अच्छा, तो आपको ऐसे दूसरे साजों में ऐसा क्या लगा कि जो आपको लगता है इसमें कंप्लीट हो गई चीज़ें, मतलब जो आप तो बहुत सारे साजों पे को साध चुके हैं, और सितार, सरूद, संतूर आप बजा ही रहे हैं, सब जानते हैं। बहुत सारे साज आपने बताया, आप वायलिन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप उसमें मास्टरी है आपकी। तो इस साज, उन साजों में आपको क्या लगा कि जो आपने इस साज को वहाँ की कमियां जो आपने यहाँ पे पूरी की हैं, वो आपको क्या लगा कि यार हाँ ये मेरा सब चीज़ें कंप्लीट हैं इसमें? हाँ, वो कमी ना कह करके ऐसा है कि सारे साज तो मैंने साधे हैं, ये दिखा, इनको बजाया, इनके नीचे से वाकिफ हूँ मैं अच्छी तरह से कि ये संतूर साज जो है स्टेगोटो साज का इसका नीचर है, कट नोट्स का साज है, सारंगी है, ये थोड़ा सा स्लर वाला साज है, और कुछ किसी साज में दोनों गुण है, कट नोट्स भी हैं उसमें, सपाट तान भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन मैंने ये सोच के नहीं उसमें किया कि इसमें ये कमी है तो मैं कर दूंगी, मैं इसकी अलग एक अलग जो सत्ता होती है साज की, उसको बनाना चाहता था उसमें, उसकी अपनी वजूद, हाँ, मतलब उसका अलग दिखना। मुझे मालूम नहीं क्या है ये साज क्या कहेगा, मुझे इस दिन का इंतजार था। अच्छा, मैं ये सोच के नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि साज में मैंने क्या किया कि ये ध्यान रखा कि बेंजो का जो स्वयं का स्टाइल है, बेंजो का अर्थ होता है कि ऐसा साज जिसमें स्वरों का एक लच्छा एक ही स्वर पे मिला हो और उसको प्लेक्ट्रम दाहिने हाथ से बजाए, उससे झंग 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 आवाज आए, इस शैली को कहते हैं बेंजो। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो है साजों की का जो डेवलपमेंट है वो इस आधार पे है कि एक बार में आदमी एक ही स्वर निकालेगा, और उस साज की में क्या विशेषता होगी, या तो उस ध्वनि में डेप्थ होगी, या उसमें सस्टेनिंग होगी। ये दोनों चीज मैंने इस चीज में रखी कि ध्वनि की सस्टेनेबिलिटी, लंबा आवाज, और सोनरस साउंड जो राग को थोड़ा सा वो करे कि हाँ ये राग के लायक साउंड बन गया। यही मेरी खोज इसमें थी पहले। अच्छा, तो मैं दर्शकों को समझाने की थोड़ा सा ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि पंडित जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब थे, उन्होंने एक शहनाई जो एक बहुत मामूली सा साज था, शादी ब्याह में बजता था, शुभ मौक़ों में बजता था, बहुत लिमिटेशंस थे उस साज की, उसको उन्होंने शास्त्रीय संगीत के लायक बनाया, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की और प्रतिष्ठा दिलाई। जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा हैं या उनके पिता उमादत्त शर्मा जी हैं, उन्होंने जो कश्मीरी जो फोक में जो बजता था इंस्ट्रूमेंट संतूर, उसमें प्रयोग किया और उसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लायक साज बनाया, उसको बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। जैसे विश्वमोहन भट्ट जी का नाम आता है कि भाई उन्होंने गिटार को मोहन बीड़ा बनाया, तो ये उसी तरह का सत्कर्म है, उसी तरह का इन्वेंशन है, और इसको मान्यता मिली है, भारत सरकार की मान्यता मिली है, बहुत बड़ी बात है। अब इसके आगे चरण है, वो स्टेज पे आएगा, पंडित मोहन सिंह रावत उस स्टेज पे लाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ इस साज में क्या बात है। मैं ये समझना चाह रहा था रावत जी कि एक तो जिस जगह पे आप रहते हैं पौड़ी में, जैसे मैंने बहुत शुरू में बताया कि छोटी जगह है, पहाड़ी शहर है, साधन नहीं है, मौके नहीं है, वहाँ आपने इतना बड़ा इन्वेंशन किया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक बड़ी देन दी। किस तरह की दिक्कतें वहां पे आई उस जगह पे रह के, किस तरह की तकलीफें, परेशानी आई, करे यार ये मैं कलकत्ता में होता या दिल्ली में होता तो ये फटाक से हो जाता, वहां किस तरह की दिक्कतें आपने देखी? एक चीज मेरा मानना ये भी है कि जैसे हमारे संगीत में घरानों की परंपरा रही है, तो आपने देखा होगा किराना, अजराड़ा, फरुखाबाद, ये गांव से राग है। हाँ। और जब शहर में गए थोड़ा से फैले, उनकी शिष्य परंपराएं बढ़ी, लोग उसको जानने लगे। तो मेरा ये मानना है कि ज्ञान के लिए ज्ञानी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप अंतर्मुखी बन जाइए, पहले आपको क्या करना है, और ऐसा स्पेस उसके लिए दीजिए कि आपको मालूम है। ये किसी के पास जाने से, एडवाइस देने से वो साज बनेगा नहीं। रिसोर्सेज मैंने ऐसे इकट्ठे किए इसके लिए कि एक तो इसमें लकड़ी की, तार की, विभिन्न प्रकार के गेज की तार की आवश्यकता हुई। इसको बनाने वाले की बड़ी दिक्कत हुई वहाँ। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने प्रिमिटिव फॉर्म में क्या था कि मुझे उसी को देख के संतुष्ट होना पड़ा। कोई लकड़ी का कोई कारीगर बुला दिया, उससे कह दिया भाई इसकी थोड़ा सा इसकी चौड़ाई बनानी है। हालांकि वो इंस्ट्रूमेंटल का जानकार नहीं था, और उसके बनाने में वो आप सोचिएगा कि एक मेज कुर्सी बनाना जो है उसके लिए आसान हो सकता है, लेकिन एक डब्बा बनाना वो कभी नहीं बना पाया जैसे मैं चाहता हूँ। ये सांगीतिक सोच होती है। लेकिन मुझे काम चलाना था फिलहाल, तो मैंने क्या किया, उस सीमित संसाधनों में क्या किया, किसी से तख्ते वख्ते मंगाए
ये तुन का चाहिए, ये साल का चाहिए, ये कैल का चाहिए, ये सब मांगा करके और किसी मिस्त्री को बुला करके, वहाँ भी दिक्कत हुई। वो एक ही चीज़ चोटी बनाने में बहुत टाइम लगा देता, जबकि छोटी चीज़ है। लेकिन मेरी शर्तें क्या होती थी कि इसकी लंबाई एक होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई एक होनी चाहिए, लकड़ी की ऊंचाई सब एक होनी चाहिए। तो उसका मिस्त्री जरा घबरा जाता था, वो कहता था यार ये बनाएगा क्या इसमें, ये क्या क्या करना, डब्बा ही तो है ये। लेकिन मैं जब तक संतुष्ट नहीं होता था, और ये इसमें जो है ये धार ऐसी होगी, यहाँ पर ऐसा होगा, ये होगा, इधर जो है लंगोट के लिए जगह होगी, इधर जो है इसकी जो मोंगरा होता है वो लगेगा इधर, ये सब जो है ये सब सोच करके जब बना तो बहुत कई चरणों से होकर गुजर गया मैं। कभी मैं उसकी लंबाई बढ़ा देता है, घटा देता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जैसे कि अब तार मुझे मंगाना है, वहाँ तो मिलेगा नहीं है, तो फिर जा करके मैं, जैसे ये हर्षवर्धन जी भी हैं, किसी के माध्यम से जा करके, अतार स्वयं भी होते थे मेरे पास में, सतूर के, ये संतूर के, सितार के, गिटार के, अन्य वाद्य यंत्र के तार होते ही थे सामने। अब बुलाना होता, अब तो आजकल के समय में बड़ा आसान हो जाता है सम्मेलन करना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जब अपने वाद्य यंत्र में तार लगा रहा था 0, 00, 000 या 28, 29, 30, 32, 33 करके, तो इसकी जो खपत हो रही थी तारों की, एक तार इतना महंगा होता था, एक कॉइल आप लेंगे 450 रुपये। अब आप सोचिए कि इस सांस के लिए पागल हो जाना कि नहीं ये तार नहीं है, तो वो पूरी जो कॉइल जो है उसमें खपत हो जाना कि ये हो रहा है, ये टूट रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये तो ना जाने कितना मैंने वो कर दिया उसके लिए कि बहुत कोशिश है। अब मैंने देखा बाद में कि जब उसका मानकीकरण होने लग गया ना कि ये तार मैं पंचम में मिलाऊंगा तो यही गेज का, यदि उसको गांधार में भी जाना चाहिए, नीचे ऊपर भी जाना चाहिए, क्या बोल सकता है उसी चक्कर में यहाँ तो बोले ऊपर उसकी आवाज़ ठस हो जाए, नीचे उसकी ऊपरनेस हो जाए, वहाँ भी काम नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी राग में हम कोई मिलाए तो तार बदल दें, ऐसा नहीं, उसी तार में हमें देखना है। तो ये बहुत तरह की दिक्कतें उसमें आई। और जैसे वो जो कीबोर्ड है उसमें, वो कीबोर्ड बैंजो में जो है वो जो होता है, वो ये जो बजाते हैं, मेरे कीबोर्ड में अंतर है, उसमें कुछ एलसिड कीज भी हैं, ये तो वो मैंने अपने ढंग से बनाया उसे। अच्छा। हाँ, कारीगर बुला करके ये कट यहाँ पर करना, ये करना, ये सोच पे था। तो दिक्कतें तो आती हैं उस पर, लेकिन आपकी सोच हो उसके लिए तो वो दिक्कतें बैठती हैं फिर। अच्छा। हाँ। तो ये बड़ी बात है कि आपकी लाइन लेंथ सेट है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, तो उस तरह की अड़चने नहीं आती। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम संसाधन विहीन ताकि बीच जो है ये इन्वेंशन देख रहे हैं जो मोहन जी ने किया है, तो वो एक अलग तरह की देन है। अब मैं आता हूँ कि एक हम बहुत कम लोगों ने शायद ऐसे सुना होगा बहुत कि भाई कोई एक कलाकार या कोई एक आर्टिस्ट बहुत सारे साजों पे उतना ही सिद्धहस्त है जितना एक साज पे है। और तो आप तो लय से, आपकी तबला ताल वाद्य से आपने शुरू किया, तबले से, तो तबले वाला जो जर्नी है वो थोड़ा सा और बताइए कि कैसे हुआ। घर में तो पौड़ी में आप कैसे शुरुआत हुई आपके तबले की, और कैसे आपको फिर आप दूसरे वाद्यों पे गए, थोड़ा सा और ब्रीफ करके बताइए। हाँ, वो ऐसा था कि बचपन में ये तबले की तरफ जाने का जो रुझान था, वो मेरे फादर जो है थोड़ा सा ऐसी छोटी मोटी जो तालें होती है बजाना, ये करना, तो इसको। लेकिन एक अलग सी बात मेरी लाइफ में क्या थी कि सुर लय ताल के आनंदमय पक्ष पे न जा करके उसका विश्लेषिक जो अध्ययन होता है, एनालिटिकल जो अप्रोच होती है ना, वो बचपन से थी मेरे पास। मैं भी चाहता तो ये दादरा कहरवा बजाता, ये चल जाता, अच्छा जीवनयापन होता, सब कुछ होता, अच्छी जगह पोजीशंस पे भी होता मैं। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि इसके दर्शन की तरफ, तबले को विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने का जो मेरा एक ध्येय था कि तबले में ये मात्रा क्या होती है, विभाग क्या होता है, ताल क्या होती है, आमद क्या होती है, गद क्या होती है, उपज क्या होती है, ये लड़ी क्या हुआ, लगी क्या हुआ, ताल क्या हुआ, लय क्या हुई, जाति की, यति की, इस तरफ जाने का मन बचपन से था ही पूरा। और इसी ने मुझे तबले में आज तक रखा, क्योंकि यदि सरोद वाले का, सितार वाले का लय ठीक नहीं, लय की जानकारी नहीं उसे, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी साज में उसको बहुत हद तक उसमें विकास कर सके। तो ये तबले ने मुझे बड़ी हेल्प की इस चीज़ के लिए, और आज भी मैं उसका अभ्यास करता हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि हम खुद गवाह हैं, आप सितार आपने पकड़ा, आप फिर बाद में आप सरोद पकड़ा आपने, आप तो उन वाद्यों को आपने कैसे साधा, मतलब वो कैसे संभव हुआ? केवल क्या आप ताल वाद्य में मास्टरी ले चुके थे, क्या उसने आपकी मदद की, या आपको क्या लगा कि यार
सितार में देखूं क्या इसमें क्या है, या सरोद में देखूं इसमें क्या है, या वायलिन में देखूं इसमें क्या है, वो कैसे संभव हुआ? दूसरे साजों पर हाथ आजमाना, उनको देखना, उनके बारे में समझना, ये कैसे हुआ? ऐसा होता है कि ये गुण जो होता है कि दूसरे साजों में चले जाना, और सुनने वाला कहता है ये ना समझे कि मैं एक में हार गया तो दूसरा बजाने लगा, तीसरा हार गया तो दूसरे में चला गया, दूसरा हार गया तो आठवें में। ऐसा नहीं होता। असल में ये होता है कि ये आपने विश्वनाथ भातखंडे का नाम सुना होगा जी। वो बचपन से ये हो सकता था, वो ऐसा भी कर सकते थे कि अपने समकालीन में बहुत ऊंचा गायक बन सकते थे वो, लेकिन दृष्टि देखिए, वकील थे पेशे से, और उनको शौक था करने का। तो उनको मन में आया कि यार मैं समाज को दिशा देने के लिए पहले इसका शास्त्र ठीक करूं। अलाउद्दीन खां साहब ने सोचा, वो भी चाहते थे अपने टाइम में बहुत दिग्गज बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है ऐसा साज कोई नहीं छोड़ा जिसपे उन्होंने उसमें अपना सोच उसको जो और मॉडिफाइड करना। उनके भाई थे उस्ताद आयत अली, उन्होंने जो उनके माध्यम से जो किया, मेरे मन में क्या आया कि मैं लोगों को नहीं दिखा रहा था, बल्कि मैं ये कहूँ इतने साज बजाना विद्वतापूर्ण नहीं है। मैं एक खास बात बताऊँ आपको, अच्छा, विद्वता नहीं है वो ऐसा होता है कि किसी के जीवन में क्या होता है ना कि जैसे एक साज आप बजा रहे हैं तो वो ये देखना चाहता है कि मील इस साज में कैसे, तो बजाने लग जाता है वो। एक जीवन काल एक साज को बजाने के लिए कम है, कम है। वो हुआ ही यूँ कि अब वो ठीक, अब प्रश्न आया ना वही कि मैं क्यों चला गया संतूर में, या आपको अच्छा लगा इधर चले गए या उधर चले गए। बजाता मैं नल तरंग भी हूँ, जल तरंग भी हूँ, सारंगी भी हूँ, इसराज भी हूँ, लेकिन वो इसलिए बजाए क्योंकि मैं मूलतः शिक्षक हूँ। अब शिक्षक से क्या होता है, यदि आप उसका थ्योरी वाला पक्ष कहें यार पखाव जो बजाइए आप बजाने लगे, अब आप वो पूछे आपकी इसकी हथौड़ी क्या है, इसका साधन क्या है, आपको थाप कर ताई नहीं आता बजाना। इसीलिए आप विद्यार्थी को बता सकें उससे ज्यादा ज्ञान आपको होना चाहिए, तब आपके बताने में वो बात आएगी। इसलिए मैंने अन्य वाद्य यंत्रों को, और एक सपना था मेरा कि मैं पहाड़ का हूँ, तो मेरे गुरुजी कहा करते थे कि यार मोहन कितना दुर्भाग्य है, ये सामवेद वहाँ पहाड़ों में रचे गए और हमारा आदमी अनभिज्ञ है इस चीज़ से। मुझे मेरे मन में ये बात क्लिक कर गई कि ये कितनी ऊंची बात इन्होंने कही, यही रचे गए। यहाँ का आदमी कहता है अरे क्या आज कर लूँ क्या आज ये मेरे मन में रहा। तो जब मैं इस चीज़ को लेके बाहर जाता हूँ, एक बार मैं बाहर जैसे किसी के यहाँ गए ना, वहाँ डिस्कस चलने लगा, तो वो जब वो देखते हैं यार कि ये अच्छा गढ़वाल में भी ये एस्थेटिक प्रिज्म आने लग गया, वहाँ का आदमी भी सोचता है ऐसा। अच्छा, क्योंकि लोगों ने सिर्फ म्यूजिक को आनंद का नाचने गाने का विषय बनाया, मैंने उसको दर्शन में लोगों को शिक्षा एक विषय देकर के उसको कहा कि नहीं इसको ऐसे मत बजाओ यार, देखो इसमें ये रचना है, देखो इसको ये रचना कह क्या रही है, देखो इसमें है। तो ये इस तरह की सोच ने मुझे वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रेरित कर दिया कि अब ऐसा नहीं बजाया उसको कि थोड़ा सा बजाया छोड़ दिया ना, उसके रूह तक पहुंचे, क्योंकि राग ज्ञान था ही, ताल ज्ञान अंदर है, वो उपज उसका मालूम है, सब तिहाइयों मुझे मालूम है। अब ऐसा भी नहीं कि किसी चीज की जानकारी होने से कोई चीज आ जाती है, ऐसा कोई फायदा, जैसे कहते हैं ना ज्ञान का ट्रांसफर होना, जैसे तबले की जानकारी है आपको तो आप ढोलक भी बजा लेते हैं, ढोलक की जानकारी तो पखावजिया बजा लेते हैं, ऐसा होता नहीं अक्सर होता नहीं भाई। इस तरह के भाई आप जो है साइकिल चला लेते हैं तो स्कूटर भी चला लेंगे, वहां होता होगा। यहाँ क्या है कि उस सत्ता में पूरी तरह घुसना पड़ेगा आपको कि सितार है, अब स्वर तो है आपको सारे का पता सर, लेकिन एक्सक्यूशन कैसे है उसका, बजेगा कैसे। इस साज में सारे गा शरीर, जैसे जिसको शास्त्रों में कहा काकू प्रयोग, कि ये साज कहता है ये शरीर काकू है, ये साज जब मैं इसको ये दूसरी कहता है इसको कैसे छेड़ा जाए, कैसे बजाया जाए। इसी तरह से मैंने अन्य वाद्य यंत्र भी देखा कि इसमें जवा है, इसमें भू है, इसको छेड़ा जा रहा है,
इसको इस तरह से बजाया जा रहा है। तो इस चीज़ ने बड़ा मुझे प्रभावित किया है और मैं इन साजों की तरफ चला आया। और साधने का ये रहता है कि मैं मूलतः संतूर बजाता हूँ, लेकिन सितार बजाने से मेरा ये आगे गया। अच्छा, सबूत बजाने से मेरा ये साज आगे गया। यही सबूत में जो स्वर है ना, वो मैं इसमें प्रयोग करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। ये होता है। तो एक कला में निष्णात होने के लिए, एक कला में पूरी एक मैच्योरिटी लाने के लिए अन्य, जिसको व्युत्पत्ति कहते हैं, ज्ञान अलग चीज है। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि आपको अपना जो ज्ञान है उसके अलावा अन्य विषयों का किस तरह का ज्ञान है, यदि वो होगा तो आपका जो वो आर्ट है वो और आगे जाएगा। ये है इसमें, इसका रीजन ये है। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं कि दूसरे वाद्यों में निष्णात होना जो है उसने बहुत, मतलब ये एक कह सकते हैं कि मददगार रहा है, मतलब इस साज में भी मददगार रहा है कि आपको इस साज ने प्रेरणा दी। संतूर को आप, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे स्टेजेस में ले गए, बहुत सारे लोगों के बीच, बड़े बड़े लोगों के बीच आपने संतूर को पहुंचाया है। चौंके हैं लोग, बहुत बड़े बड़े लोग कि यार क्या बात है, क्या बजाया। संतूर को आप इतना मतलब इतना ज़्यादा क्यों तवज्जो देते हैं, या आपको संतूर का इतना क्यों वो है कि यार मैं संतूर ही मतलब परफॉर्म, आप सब इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, संतूर पे को कई परफॉर्मर के तौर पे ही क्यों आप जाने जाते हैं, मतलब ये थोड़ा समझ आ रहा है। तो इसके लिए एक जैसे रिकॉग्निशन होती है ना किसी चीज़ की, कि सब चीज़ लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। बजा लेंगे आप, शौकियत से किसी बजा लेंगे, लेकिन ये संतूर इसलिए मैंने चुना क्योंकि तबले की बहुत नज़दीक हूँ मैं, लय के, छंद के बहुत न, जाति के, यति के बहुत नज़दीक हूँ मैं। तो इस साज में एक ये है, कनेक्टिविटी लोगों के साथ में सबसे जल्दी जुड़ती है इस साज में। क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज़ नहीं है जिसको कहते हैं मीड़, आरोही अवरोही मीड़। अब सीधे आप छेड़ेंगे इसको ऐसे करके तो तुरंत आदमी पड़ा, हाँ, एकदम भीतर से एकदम से लगेगी, खास स्वर होने से हो जाएगा। हाँ, ये बात ही कुछ और है उसमें। तो इस चीज ने मुझे जो है कि इस साज में ये जो विशेषता है कि ये खड़े खड़े स्वर होना, ये मुझे लगा कि यार मैं इस साज को यदि बजाऊं तो लोगों को के पास में जल्दी आ सकता हूँ और जल्दी कुछ चीज़ लोगों को बता सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मुझे इसमें खास लगी। फिर हमने सुना आपको कि आपने मतलब जो तबला साधा, वो तबले को आपने इसमें भी मतलब दिखा कि जैसे आप कल बता रहे थे कि भाई ये जो आपने एक गत बजाई, या आपने एक परन कही, और उसको आपने बताया कि ये मैं इस साज में ऐसे ही बजता है, तो ये मददगार रहा आपके लिए, मतलब इस तरह के साज में आपने जो साधा है उसको आपने यहाँ पे उस तरह परफॉर्म इस प्रकार का दर्शन लाइफ का आधा हिस्सा पूरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये भी चीज़ है इसमें। हाँ। जैसे कि एक चीज़ होती है तबले में फर्शबंदी। अहमद जान तिरगाव अपने घराने में, फरुखाबाद घराने में एक चीज़ बजाते थे। फर्शबंदी का अर्थ होता है कोई विशेष लय लेकर के, जिसमें आपकी रुचि होती है लय की, उस पर आधार पर बुनते हैं। रचना नहीं है, पिचकारी एक रचना है और चाला और ये फर्शबंदी में अंतर होता है। तो मैंने देखा यार धिन दाग दा तिन दाग दा, ये इसमें बजाया जा सकता है, लेकिन राग की प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। अच्छा। राग अपनी जगह कायम रहना चाहिए। ये साज ऐसा है, हैमिंग वाला साज भी है, तार वाला साज भी है, लयात्मक साज भी है, सुर का साज भी है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए यदि लय हावी हो जाए तो सुर पीछे चला जाएगा, स्वर हावी हो जाए बहुत ज्यादा, लय नहीं आपको दिखेगी। दो ही आवरण है, स्वर और लय। तो इस तबले की चीज मैंने क्या करता हूँ कि जैसे धिन दाग दा तिन दाग दा, इससे विस्तार करते ये बहाना लेके ये लेकर के और इसको तरह तरह से लय से सजा करके क्लाइमेक्स करके और उसे करना। तो ये काम इसका है। और भी चीजें हैं, जैसे कि जो चीजें, जैसे मैं कोई चीज परन बजाऊं इसमें, तो बजाते बजाते वो शास्त्रों में लिखा भी है, शास्त्रों में एक बात है, यदि आप तबले की या पखावज की कोई चीज लेकर के इंस्ट्रूमेंट में बजाते हैं तो इस चीज को तारपरन कहते हैं।
ये तार पर हुआ। मतलब वो ऐसा हो जाएगा, धा धा ये देखिए ना, क्योंकि तबले की बोलों को सारा इसलिए दे रहा हूँ, उसमें छंद बताता बड़ी महीन तरीके से है। दिन दागदा तागदा तागदा, यदि इसको सुर से ले ले, सा रे सा रे, वो बात पैदा नहीं होगी। सा रे सा रे गा मा मा गा, वो बात पैदा नहीं होगी। लेकिन मन में आपकी यदि ये बोलों का यदि ये ढांचा मालूम है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं उसके लिए। अच्छा। ये देखा तो मैंने सारी चीजें, मैंने तिहाइयों का लिया पैटर्न, कमाली चक्रधार का लिया, साधारण चक्रधार का लिया, एक धा का लिया, दो धा का लिया, तीन धा, एक गास की तिहाई होते, गास की तिहाई है ये सारे हिस्से में। तो उससे तबले सीखने से क्या होता है कि आपको मात्रा का बोध होता है। गते मैंने तरह तरह बनाई, पहली मात्रा से चौथी मात्रा, पांचवी मात्रा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बजाने में लगता है एक ताल में, लेकिन होती गत तीन ताल में, कभी कभी लगता है तीन ताल के अंदाज में, होती गत जो है आधा चार ताल में, ऐसी गते हैं इसमें। तो वो साथ साथ में जो आपका मुख्य विषय जिसको लेके आप आगे जा रहे हैं उसमें आपकी डेप्थ होनी चाहिए। कभी कभी ज्ञान को बहुत बढ़ा देने से ना, ऐसे बढ़ाते उसमें डेप्थ नहीं होती। कभी कभी ज्ञान में आप डेप्थ एक जगह इंटेंसिटी ऑफ नॉलेज कर लीजिए खूब गहरा, तो दूसरे विषय भी और फैल के आते हैं। तो ये रीजन रहा मेरा कि तबले को इसके साथ लेने का। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि आप इसको बहुत बड़े मंचों पे ले गए हैं, पुणे, अहमदाबाद और बड़े बड़े मंचों पे। आपको कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा हो, बहुत मजा आया हो आपको, जहाँ पे यार कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ ऐसी रिएक्शन हुआ हो, आपको लगा हो कि यार वाह कुछ बात आए, मतलब बस। मेरे सामने बैठे हैं संतोष जी, और इन्होंने मुझे पूना ले गए। तो पूना जब ले गए तो उन लोगों से पहले मिला था मैं, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मोहन जी भी वहाँ आए और बजाए वहाँ। तो इनके गुरुजी जो है एक प्रोग्राम करते हैं, वो वार्षिक प्रोग्राम होता है उनका, मुझे बुलाया। तो सबसे अच्छी बात मेरे जीवन में, मैं अपनी जो अचीवमेंट मानता हूँ, एक्म्प्लिशमेंट जो मानता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं इनके जो गुरुजी हैं भोयर जी, उनके द्वारा की आशीर्वाद जो मुझे मिला ना, वो दुनिया का कोई जो है ना व्यक्ति नहीं दे सकता उसको। मैं जब उनके साथ बजा रहा हूँ ना कोई चीज, तो वो जो मुझसे मिल रहे हैं ना उससे ऐसे लगता है कि मैं न जाने कितने जन्मों से साथ मिला हूँ। अच्छा। ऐसी वजह क्या है कि मेरे साथ बजाने वाला या मैं किसी के साथ बजा रहा हूँ, तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड ले ही नहीं सकता किसी को, कि नहीं मैं इनके साथ इनको पिछाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं, जिसके साथ भी भगवान के पास मैंने बजाया, वो या तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि यार ये व्यक्ति जो है सीधा ठीका बजा रहा है, किस तरह की केमिस्ट्री, किस तरह के तिहाइयों का उसका रुझान है। पूना के उस क्षेत्र में उधर जो है उसका जो सांगीतिक जो वातावरण है ना, उधर वाले लोग तबले को कैसे ट्रीट करते हैं, अच्छा, ये कैसे ले रहे हैं, इसकी आवाज़ फ़र्क क्यों है, इसका तैयारी का क्या रुझान क्या है। अब ये संतोष जी मेरे साथ 2007 से मेरे साथ बजा रहे हैं, ये वहाँ का तबला लेके यहाँ है, ठीक है। इनके हाथ में दिल्ली है, फरुखाबाद है, अजराड़ा है, सभी जानते हैं, सभी बनारस बजाते हैं, सब बजाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये इनके जितने भी बजाने वाले लोग हैं, और भी अच्छे लोग जो हैं, अब मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास में ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ पहली बार बजाया। बल्कि मैं एक बार दिल्ली में बजा रहा था, पंडित बिरजू महाराज के शिष्य हैं, वो ग्रीन रूम में बैठे हुए थे और मैं एक विद्यालय में सर्विस करता था वहाँ। तो उन्होंने कहा कि मोहन जी आपके साथ ये तबला बजाएंगे। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं आपके साथ बजाऊंगा, तो उन्होंने रिहर्सल से कुछ नहीं किया। तो सोचा यार बजा लेंगे, क्या बजाते तो होंगे ऐसे ही। जब स्टेज में बजाया तो मुझसे कहने लगे, रावत जी यार बेमिसाल काम यार, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। मुझे कहने लगे कि बहुत आपका, मैं छेड़ते ही पहचान गया कि ये आदमी छेड़ के चला इस साज को, है ना। तो वो मुझे मालूम था, मुझे मालूम हो जाता है, एक दिव्य मेरे अंदर दर्शन आ जाता है, मुझे मालूम हो जाता है, सामने बैठे व्यक्ति से मैं 100 गुना आगे निकल जाता हूँ सोच में कि मैंने भगवान की तरफ ऐसे, मतलब ऐसे घमंड नहीं, मुझे आता है कि भगवान के पास से पहले डरता हूँ मैं कि यार इसके सामने निकल जाए, कुछ बोल जाए, इसके सामने मैं अंकित हो जाऊँ, मुझे भी अपनी साधना का पता लगे, मुझे भी अपनी औकात का पता लगे, मैं कहाँ हूँ। ये हमेशा ही रहता है ना। ये नहीं रहता कि कभी ये सीख करके
असल में ज्ञान की स्थिति कुछ नहीं होती, ज्ञान यही होता है जीवन भर कि मैं अज्ञान हूँ। अज्ञानता का बोध होना ही ज्ञान है, तभी आप सीख सकें सीख पाएंगे। एक और किस्सा, आप अभी चर्चा हो रही थी कि बद्रीनाथ में आपका जो एक परफॉर्मेंस हुई थी, एक किस्सा बता रहे थे आप कि आपका तीर्थ कैसे हो गया, मतलब वहीं पे कोई किसी ने दाद दी आपको, कुछ क्या किस्सा था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कुछ बता रहे थे भी आप। अच्छा अच्छा, हाँ वो ऐसा था कि मैं बद्रीनाथ में किसी टीम के साथ गया होता सितार लेकर के। तो वहाँ मुझे क्या हुआ कि हम लोग, मैं कमरे में बैठा हुआ था तो लोग घूमने चले जाते थे साथी, और मेरा ध्यान क्या होता था कि सुबह रियाज करना जरूरी है। रियाज मतलब पूजा, बस वही पर्याप्त है मेरे लिए। तो मैं सुबह सितार लेके बैठ गया और मेरे ख्याल से मैं नट भैरव बाजार क्या बजा रहा था, बजाया साधना की 2-2.5 घंटे खूब जो है विस्तार से करते हुए ताने की जड़ी लगा दी मैंने उसमें हाथ, और हाथ भी रमा चलता था सितार पे, सब होता। उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक जगह घूमा, मेरे ख्याल से कोई कोटियाल जी थे वहाँ, कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आपका सितार हम यहाँ रखवाएंगे, कोई बंगाली बाबा आए हैं। तो मैंने चलो। अब मेरी बचपन से क्या है, संगीत वाले के अंदर सिर्फ संगीत ही नहीं है, सारा ज्ञान, सारा ट्रेडिशन के साथ हो जाता है, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे किसी के साथ रहना है, कैसे किसी को सिखाना है, ये सारे संस्कार मन के अंदर होते हैं। तो वो बाबा थे, हो सकता था मैं ये भी कह सकता इसको क्या सुनाना भाई, ये संस्कार था ही नहीं। मुझे तो गुणी आदमी के पास जाना था, जो वो ना करे, उसकी प्रशंसा ना करे, जो ये देखे पहचाने सही कि क्या हो रहा है। और मैं फिर बाबा जी के पास गया और उन्होंने कहा कि जब मैं दुर्गा राग का उसके अवतरण कर रहा था, और बहुत खुश हुए, कहे यार बहुत अच्छा सितार आप बजाते हैं। एक इतना ही वाक्य, ये इसलिए नहीं कि उनको नहीं आता, या उनको आता है, वो इसलिए कि यार कोई बात तो मैंने की है ना जो इनके तक पहुंची है, बात ये भाई यही होता है इसमें। ये था वो वाक्य। एक और किस्सा हर्षवर्धन बता रहे थे कि वो पंजाब में कहीं कोई तबला छेड़ रहा था, कहीं दूर से आप कहीं बैठे थे कुछ, और आपने अंदाजा लगा लिया कि वो बाएं हाथ से बजा रहा है कि दाएं हाथ से, क्या था वो किस्सा? वो हम लोगों का कंसर्ट होना था वहाँ, तो मैं स्टेज में थोड़ा सा ग्रीन रूम में साज की तैयारी में लगा हुआ था मैं उसे करने पर, तब तक वहाँ कंसर्ट शुरू हो गया। तो बलात में मैंने कहा यार कि ये जो बजाने वाला है, क्योंकि पता लग जाता है राइट को लेफ्ट से बजाने वाले, लेफ्ट को राइट से बजाने वाले का जो अंतर है ना, वो पता लग जाता है। जो लेफ्टी, लेकिन ये तो उसी को पता चलेगा जो साथ चुका है। आपने देखा होगा जो लेफ्टी होता है ना, ये तो उसका बायां ठीक है, या तो उसका दायां ठीक है। बहुत रेयर होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए। अच्छा, बहुत कम होता है ऐसा, कॉम्बिनेशन बनना बहुत मुश्किल है लेफ्टी का, बहुत मतलब या तो योगेश शमसी हैं या तो पिंकी नामधारी जो है, उनका एक बैलेंस लगता है थोड़ा सा, नहीं तो क्या हो जाता है, ये तो आदमी का दाहिना ठीक नहीं है, तो बायां ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को राम काले, वो क्या था, वो काले राम जी का शिष्य था। अच्छा। तो मैंने पहचान किया यार तबला तो इधर का है, लेकिन मैंने बोला लेफ्टी है ये, जाओ मैंने हर्षवर्धन देख के आओ। आप कहीं और थे, मतलब उधर आपने देखा नहीं? हाँ बल्कि ये जो है ये इस तरह से तबला बजा रहा है, तो ये गए, इन्होंने हाँ भाई ऐसा ही है। तो वजन से पता लग जाता है कि ये, इतना ही नहीं, साजों के बारे में पता लगा दूं कि ये साज यहाँ से राइट से बजा रहा है कि लेफ्ट से बजा रहा है, पता लग जाता है। अच्छा, हाँ ये है। तो ये साधना है, और इतने वर्षों की साधना है, 4 दशक हो गए हैं पंडित मोहन सिंह रावत जी को। दूसरी बात ये मैं ये सोचना चाह रहा था कि आप इतने साल से आपने खैर बहुत, आप तो पहाड़ में खासकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आप तो गंगोत्री हैं, आपसे बहुत सारी धाराएं निकली हैं, स्टूडेंट निकले हैं, इधर गए हैं उधर गए हैं, कहीं कहीं गए हैं, कुछ श्रोता पैदा हुए हैं, कोई अगर कलाकार नहीं बना तो श्रोता बना। तो आपने जो नया इन्वेंशन किया है, इसको आप हस्तांतरित कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे कैसे, इसको आगे ले जाने का आपका क्या प्लान है आपके पास अभी? सबसे पहले मेरा ये प्लान है इसके लिए कि इसको, ये जो माध्यम है ना, पहले इसको ना सुनाया भी मैंने, इससे पहले कोशिश भी की है, फीडबैक तभी तो आया। तो इसको जो है पहले सुनाया जाए, और सुनने के बाद, क्योंकि जब मैं सुनाया था इसको वो कोरोना का टाइम था। अच्छा, उस टाइम में बड़ा टाइम मिल गया था, 2 साल के अंतराल में फीडबैक लेने का सब कुछ मिल गया, और उस समय सुधारने का भी टाइम मिल गया मुझे। तो जब मैं बजाते बजाते, जब मैं, अब यहीं मेरे सामने बैठे, इनको जब मैं उसे क्लिप देने लगा, उनको ये कहने लगे कि
यार कुछ अलग बोल रहा है यार, ये साज कुछ और है। बल्कि यहाँ तक कि कहने लगे कि आपके साथ 2 तबले वाले चाहिए, झाले, तो उसकी झाल ऐसी चलती, दार 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 ऐसे झाला होता था उसका ना। इसको ना इस सांगीतिक अनुभूतियों का ही मिश्रण संगीत है, जानकारी नहीं है। तो मैं इनको बताया कि यार ये झाला इसमें जो है ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। अब आमतौर से और ज़्यादा ऐसे चल रहा है इसमें। तो ये कहने लगे मुझे कि यार इसमें झाले का प्रारूप बहुत तेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, उंगलियों का सब प्रयोग है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि लोगों में खास तौर से जानने वाले के बीच में मैं इसका आलाप, जोड़, झाला, गत, तोड़ा, तान, लड़ी, लड़ लपेट, लड़ी, लड़ गुथाव है ना, और माठा, परमाठा, और नाइकी का, और झाले में उलट सुलट, ये जितने अंग होते हैं शास्त्रीय संगीत के, इंस्ट्रूमेंटल के, और बीणा के जितने हस्त व्यापार हैं इसमें, जिसको जो प्रामाणिकता है इस बात की कि ये वाद्य है, बीणा के जितने हस्त व्यापार यदि इसमें नहीं आते तो उसको वाद्य आप नहीं कहेंगे। बैठने का अंदाज कैसा है, करने का अंदाज, ये मैंने सब ऑलरेडी पहले लिखा है, साधा भी उसको, मैंने बजाया भी है उसको। तो वो करने के बाद फिर मेरी कोशिश होगी इसको तबले के साथ इन्वॉल्व करके खास संगत कर, जैसे आज संतूर के साथ संगत करने का अंदाज कुछ और होता है, मेरे साथ में और भी स्लो है ये। यदि आप थोड़ा सा भी प्रेशर से तबले वाला बजाएगा धा धिन, तो मैं भी जोर से बजाऊंगा प्रतिक्रियात्मक, उससे तार खराब होगा, टूटेगा। तो वो उसको बताना है, उसको इतने आवर्तन संगत करना है, इस तरह के बोल रखने हैं, इतनी मिठास से बजाना है, तब अंदर का हुनर नजर आएगा। ये मेरी कोशिश रही है। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी एक चरण पूरा हुआ है कि इसको साज बनाया गया है और उसको रिकॉग्निशन मिली है। अब ये है कि उस साज को प्रतिष्ठा दिलानी है, उस साज को जगह जगह ले जाना है, बताना है कि इसमें क्या अलग चीज़ है, क्या नई चीज़ है। तो ये क्योंकि पंडित मोहन सिंह रावत जी एक साधक रहे हैं, इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, तो वो हमें तो खैर पूरा यकीन है कि वो काम भी अब जल्दी हो जाएगा। दूसरा मैं ये समझ, आप, मैंने ये भी सुना है कि शायद उसमें शोध भी चल रहा है क्या उस पे? वो एक मेरा शिष्य है विकास, तो उसने अभी हाल में एमए किया, नेट क्वालिफाइड भी है, और अब वो पीएचडी करने की सोच में, शोध करने की सोच रहा है। तो मैंने उसके दिमाग में पहले डाली थी कि ऐसा भगवान के पास यदि तो शोध करेगा, कुछ करेगा, तो विषय तो तेरे सामने है। तो एक व्यक्ति यदि इसके स्वरूप को, इसके सैद्धांतिक पक्ष को प्रिजर्व करे मेरे रहते हुए, क्योंकि एक जीवन काल कम है, मैंने इसको खोजिए दिया, यही पर्याप्त है। अब मेरे से अपेक्षा इतनी नहीं रख सकते आप कि ये बजाने वाला इसको हो जाए। हाँ, लेकिन एक दायित्व तो मेरा और हो जाता है कि मैंने उसी लड़के को जो है बजाना भी उसको सिखाया। अब मैं उस साज को उसको भी दूंगा कि तुमको ये घर में रखना है और इसको ये आगे ले जाते भी जाना है, मैं भी करूँगा अपने जस्ट। तो ये मेरी कोशिश रही। अच्छा, तो मतलब आप ने जो सृजन किया है, जो आविष्कार किया है, वो उसको आगे हस्तांतरित करने का भी आपने पूरा इंतजाम किया हुआ है। तो आखिर में पंडित मोहन सिंह रावत जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप पहाड़ में पले बड़े हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं आपने सृजन किया, वहीं नाम कमाया, वहीं आपका जो सृजन है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक बहुत बड़ी देन आपने दी है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पंडित मोहन सिंह रावत किन चीज़ों से बने हैं, किन तत्वों से बने हैं, किन माहौल से, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके होने का मतलब हमें समझाएंगे? कैसे है, मतलब हम डिफाइन करेंगे कि आपके इन्वायरमेंट ने आपको बनाया, किस चीज़ ने आपको बनाया? एक तो पहाड़ के वातावरण में एक चीज़ होती है जो बार बार जो रेजोनेंस जो होता है ना, वो आपके माहौल में एक एकांत बैठने का जो एक वहाँ एक एटमॉस्फेयर बनता है ना, जो सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम जो बैठे हैं इसका मूल्य क्या है। अब मैं जब साधना में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जगह ही जो है ना साधना के लिए उपयुक्त है, जहाँ सिर्फ म्यूज़िक की चिंता होती है, इसी की चिंता होती है। लेकिन एक पक्ष और भी था कि वहाँ विद्यालय जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, यदि आपकी और तरह की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो फिर आप इसके लिए समय निकालना आसान हो जाता है। तो वहाँ एक तो
लोगों के साथ बैठना, चाहे किसी भी स्तर से बात हो रही है, और डिस्कस करना जो भी वहाँ सांगीतिक परिवेश के लोग हैं। और मेरी एक प्रवृत्ति ये होती थी कि जैसे किसी को नॉलेज है भी नहीं ना संगीत का, तो उसको करवाते जाना, अच्छा। चाहे वो समझे ना समझे। तो वो जब मेरे साथ इन्वॉल्व होते थे तो उससे क्या होता था, बैठने की, वो मेरे घर पे आना जाना, सांगीतिक, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत में मेरा मकसद सिर्फ ये था कि संगीत का जो गुण है ना ये सब लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए आवश्यक था पहले मेरी साधना, जो मैं पहुंचा रहा हूँ उसमें डेप्थ कितनी है, कितना पोटेंशियल में है। और सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी जगह ये होती है कि अब सीखना और अंदर ही मूल्यांकन करना, लोगों को सुनना, अच्छे जो मेन स्ट्रीम के जो आर्टिस्ट हैं उनको सुनना और उसको सुनने की समझ पैदा करना। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा एकांत जगहों पे जो है ना, इसके लिए एक समय तो सोचने के लिए क्या कर रहा है, हम कहाँ हैं, हम क्या सीख रहे हैं, ये लोग क्या बजा रहे हैं, हम लोग क्या बजा रहे हैं। ये इस तरह के वातावरण मुझे अच्छा लगा। दूसरा, ये जो होता है फोक ट्यून्स होती हैं, ये पहले से शौक था। संतूर में मैं आज भी कई फोक्स के लिखे, सारे भारत के फोक्स को लिख के बजाता हूँ। अच्छा। और पहाड़ के जो फोक्स हैं, कुछ थड़िया, चौफला, जागर और न्यूली, बाजूबंद, ये जब मैं इन पे जाता हूँ क्योंकि राग ज्ञान है। जब आदमी ना ज़्यादा शास्त्र होने के साथ साथ में यदि उसका मन स्पंदित नहीं होता, आंदोलित नहीं होता किसी ट्यून्स के पीछे, हर चीज़ को वो शास्त्र से तोलता है ना, संगीत उसका अधूरा हो जाता है। ये चीज़ सोचने का मुझे वहीं टाइम मिला कि किसी को समझने के लिए वातावरण का, लोग तो बनाए जा सकते हैं, हाँ, लोगों को तो संस्कार दे करके उसको बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत ये होती है इस काम में, बड़ी फेयरली बिल्कुल ऐसे तन्मय होकर, कोई आपको कुछ साधना इस बात की थोड़ी है कि आप क्या बजा रहे हैं। साधना तो इस बात की है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपका घर का परिवेश, आपका परिवार किस तरह से साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं सच बताऊं कि इतने वर्ष मुझे हो गए पौड़ी में रहते हुए, तो मुझे इसके लिए, इस संगीत के हित के लिए ऐसा कुछ काम करना पड़ता है, स्वयं में ही सोचना पड़ता है, स्वयं में मुझे करना पड़ता है। कोई मुझे, अब उम्र भी इस तरह की नहीं होती, कभी कभी कोई मोटिवेट करे। मोटिवेट यदि हो रहा है, इंस्पायर कहीं हो रहा है, तो वो एक्सपायर भी हो जाता है। फिर एक उम्र में इंस्पायर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आदर्श जो है तब तक काम करेगा जब तक आपका ज्ञान फ्लो में है। बिल्कुल। अब ज्ञान में अवसाद भी पैदा भी इसकी स्थिति होती है कि कोई राग सीख लिया, अब ऐसा मन में रखना कि मुझे आता है, तो सिर्फ ये सोच पहाड़ में पैदा हुई मेरी, नहीं आता। वो जगह कुछ ऐसी थी, वो सुबह का वातावरण, वो सूरज का निकलना, वो मेरा उठना, वो सुबह जो है वो, हाँ, वो मुझे एक वातावरण बनाता है, वो एम्बियंस जो, हाँ बिल्कुल, वो चीज़ जो बनाती है ना, वो मुझे, और उस वातावरण में मुझे संतूर बजाना, उस वातावरण में ये तबला ये सब बजाना, इसी ने मुझे बड़ा वो किया। लेकिन ख़ास तौर से ना, बाहर कुछ नहीं है, बाहर का परिदृश्य आपको अंदर कुछ नहीं करवा सकता, अंदर आपके अंदर मर्म होना चाहिए पहले, बाहर भी अच्छा लगेगा आपको। अब मैं आपके यहाँ पे बैठा हूँ, देखो यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जो हूँ या नोएडा में हूँ। आप लोग बैठे, उससे सोच के बैठे, एक हो गए भाई, ये संगीत है। अब तो लगता भी नहीं मुझे कि पहाड़ अलग है या ये अलग है, अब तो ऐसा लगता ही नहीं मुझे। कोई कहता है ना कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लखनऊ में मैं गया हूँ, मैं दिल्ली जैसे सरी की जगह में मैंने ऐसे ही वातावरण पैदा किया। मूल्य है मर्म का, मर्म से मर्म जुड़ेगा, आदमी कनेक्ट होगा। हाँ, ये बड़ी बात। तो मर्म से मर्म जुड़ेगा और आदमी कनेक्ट होगा। और पंडित मोहन सिंह रावत दर्शकों से ये काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी का, कनेक्ट करने का लोगों को अपने संगीत से। आखिर में मोहन सिंह जी, मैं बस अपने व्यूअर्स के लिए, आप जो बेहतर आप चाहते हैं कि मैं ये सुनाना चाह रहा हूँ आखिर में, ये आपकी तरफ से। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने साज के साथ जी, जो ये बेंजो है, क्लासिकल बेंजो में क्या ऐसी चीज़ खोजता हूँ मैं कि जो इस बेंजो में होनी चाहिए। इसका मतलब कोई शास्त्र है इसका। जैसे पहला एक चरण होता है आलाप का, हल्की सी चीज़ बजाऊंगा,
ये आलाप जैसी बात मैं अपने साथ में लाया हूँ। जोड़, जब आलाप लयबद्ध हो जाता है वो जोड़ हो गया, जोड़ मतलब उसके साथ लय जुड़ गया, वही आलाप। देखिए ये मेरे अपने साथ में बड़ा अच्छी तरह से बखूबी आता है। तीसरा चरण है गत का, जो कंपोजिशन है। कंपोजिशन देखिए, एक चीज होता है तोड़ा। तोड़ा मतलब हुआ कि मिजराब का तरह तरह प्रयोग करते हुए स्वर, एक स्वर पे तरह तरह के मिजराब बजाना। दा 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 दिल दा 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 दिल दा दा दिल दा 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 दिल 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 दा दा। क्या बात। तान, लड़ी, लड़क उठाओ, क्या बात। झाला, क्या बात। क्या बात है। ये सारे बेंजो पे सारे अंग लाया, अच्छा। तब ये जो है शास्त्रीय वाद्य कहलाएगा। ये इसका एक आधार है। अच्छा, तो ये उस बैंजो की, क्लासिकल बैंजो बनने की पूरी यात्रा पंडित मोहन सिंह रावत जी ने बताई। और
उसके साथ साथ उनकी जो यात्रा इतने करीब 4 दशक से ज़्यादा हो गया है, वो जो यात्रा है उनकी, वो उनको इतना बड़ा उन्होंने सृजन किया है। अब बहुत जल्दी वो साज भी सामने आएगा और मुझे उम्मीद है पंडित मोहन सिंह रावत जी की मैं उसका साक्षी बनूंगा। अपने घर में जो है एक बैठकी रखी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप पौड़ी से इतनी दूर आए और आपने जो है परफॉर्म किया, संतोष भाई और भट्ट जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और पंडित मोहन सिंह रावत का विशेष रूप से। और मैं तो चाहता हूं कि अभी जो है इस जो नया साज आए उसको भी आप इसी तरह की पॉपुलैरिटी दिलाएं और इसी तरह का परफॉर्म करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।